नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यूपी टेट को टारगेट करके पर्यावरण से संबंधित जो भी क्लास आरंभ की है, उसमें हमने आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि वीडियो 1 में हमने उसमें आपको सिलेबस बताया है कि कहां कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर आपका है वह है चैप्टर नंबर 1, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आप में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम से पहले हमें समझना पड़ेगा एक वर्ड जिसका नाम है इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर होता है और इसी को डिफरेंस बना करके प्रश्न पूछता है। इकोसिस्टम को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और इकोलॉजी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इसके बारे में जो आप डेफिनेशन समझते हैं वह यह इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव और उसके बाह्य वातावरण का अध्ययन करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव और उसके बाह्य वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी शाखा को इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हम लोग बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, क्योंकि यहां पास हम लोग पर्यावरण में जितने भी फैक्ट की बात करेंगे उन सभी फैक्ट से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के बारे में समझेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन उन्होंने इकोलॉजी के रूप में प्रयोग नहीं किया था। तो किस रूप में किया था उस बात को हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने? रेटर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? रेटर नामक वैज्ञानिक ने 1668 में इकोलॉजी के रूप में किया था। 1868 में, कब? 1868 में ओइकोलॉजी यानी ओइकोलॉजी के रूप में किया था। इसके बाद देखिए तीसरा जो फैक्ट आता है वह यह कि इस इकोलॉजी में ओइकोलॉजी के रूप में इन्होंने रेटर ने शब्द प्रयोग किया था और इसके बाद इसी शब्द को इकोलॉजी के रूप में, किसके रूप में? इकोलॉजी के रूप में जो आपका प्रश्न आता है कि अर्नेस्ट हैकल ने, किसने? अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकल। तो यहां पास प्रश्न आता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो यहां हम लोग इस प्रश्न को आंसर को टिक करते हैं। बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। तीसरे चौथे फैक्ट की बात करेंगे तो चौथे फैक्ट में एक नाम आता है जिसका नाम है थियोफेस्टस। क्या नाम है? थियोफेस्टस। ये देखिए कैसे इसको लिखते हैं, थियोफेस्टस। यह भी कभी कभी पूछा गया है। यह एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें विश्व के रूप में प्रथम पारिस्थितिकी विज्ञान का पितामह कहा जाता है। किसे? विश्व परिदृश्य में को विश्व का प्रथम पारिस्थितिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इतने फैक्ट से हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 3 प्रश्न हमें मिलते हैं। एक अर्नेस्ट हैकल का नाम, दूसरा थियोफ्रिस्टस का नाम, तीसरा रेटर ने कब प्रयोग किया था, किस शब्द का प्रयोग किया था। तो 4 प्रश्न यहां से निकल करके आते हैं। ये हो गया आपका इकोलॉजी। आप इसे मेन फैक्ट को नोट करिए और हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। जैसा हमने देखा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न जो हमने अंडरलाइन करवाए। इसके बाद हम देखेंगे टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए, अगर हम शब्द को समझें
पारिस्थितिकी तंत्र। तो तंत्र क्या है? एक सिस्टम है, इसीलिए इसका नाम इकोसिस्टम हो जाता है। और तंत्र का मतलब है जाल। क्या है? जाल है, यानी एक ऐसी श्रृंखला बनेगी जिसका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। वह श्रृंखला किसकी होगी? किसी जीव का किसी अजैविक के साथ जो संबंध होगा या फिर वातावरण के साथ जो संबंध होगा, पर्टिकुलर हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और उसी से संबंधित जो भी अध्ययन होगा वह सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो परिभाषा है क्या है? यह वह तंत्र होता है जिसमें क्या जैविक और अजैविक के बीच पारस्परिक क्रियाएं, संबंध और उनके बीच खाद्य श्रृंखला का क्या होता है? सृजन होता है। इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या परिभाषा है। और सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए, यह विचारधारा सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने प्रस्तुत की थी। किसने? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सर्वप्रथम एजी टांसले ने बताया था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। इन्होंने क्या बताया कि यह वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों द्वारा प्रकट होता है तथा इसमें ऊर्जा के प्रवाह, ये हम लोग ऊर्जा का प्रवाह का मतलब क्या है? जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाहित होती है, जहां हम देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता को समझेंगे और वहां से बातें समझ में आएंगी कि हाँ, एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है। खाद्य श्रृंखला आदि का अध्ययन किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में आप बातों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक जीव दूसरे जीव को खाता है, या जैसे आप लोगों ने देखा कि हरे पेड़ पौधों को कौन सा जीव खाता है, उसे कौन सा जीव खाता है, उसे कौन सा जीव खाता है, और पूरा एक चक्र पूरा करने के बाद हम देखते हैं यह प्रकार की एक श्रृंखला बन जाती है जिसे खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो ये दो बातें निकल करके आती हैं। यहां से अगला फैक्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक बूंद की तरह छोटा हो सकता है और एक समुद्र की तरह बड़ा हो सकता है। इसका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का आकार कोई भी निश्चित नहीं है। हम जिस जीव को लेकर के, जिस वातावरण को लेकर के इसका अध्ययन करेंगे, वही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर लेगा। अब बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र का घटक। यहां से भी हमसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना होती है, और ये जो हम वर्गीकरण करेंगे या घटक बनाएंगे, यहीं से ग्राफ से ही आपका क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। आप इसे एकदम ऐसे ही नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण की। आप तुरंत नोट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण कैसे होता है और वहां से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। वर्गीकरण का मतलब डिवाइडेशन। तो देखिए, जैसा कि ये क्या है, हमने लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण। अगर हम इसे वर्गीकृत करेंगे तो यह मुख्य रूप से दो भागों में बंटता है। कितने भागों में? दो भागों में बंटता है, जिसमें एक को हम जलीय परितंत्र और दूसरे को स्थलीय परितंत्र के नाम से जानते हैं। पहले को क्या कहेंगे? जलीय पारितंत्र कहेंगे और दूसरे को स्थलीय पारितंत्र कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो जल में रहने वाला जीव है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वह जलीय पारितंत्र इक्वेटिक के अंतर्गत आता है, और जब हम स्थलीय पढ़ते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे जो जलीय पारितंत्र है वह भी दो प्रकार से बटा होगा। जलीय पारितंत्र भी, यानी जल में रहने वाला जो आपका वायुमंडल बनेगा, जीव बनेंगे, वह भी दो प्रकार से। या तो वो क्या होगा? पारितंत्र खारा जल का होगा जिसे हम मैरीन वाटर के नाम से जानते हैं, और या फिर दूसरा ताजा जल होगा जिसे हम फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं। यह आपका होगा मैरीन वाटर और ये होगा फ्रेश वाटर। ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो जो खारा जल है, खारे जल में जो आपका पारितंत्र बनता है वह किसका बनता है? यहीं पास हम लोग देख लेते हैं महासागर और सागर का। महासागर और सागर का पारितंत्र कैसा? खारे जल का पारितंत्र होता है। फिर हम लोग देखेंगे ताजे जल के पारितंत्र में, तो यह भी दो प्रकार से होता है। यहाँ पास हम देखिए, इस ग्राफ को आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो यहीं से आपका प्रश्न फंस जाएगा। जो ताजा जल है, फ्रेश वाटर है, वह भी दो कैटेगराइज में किया गया है। एक है आपका बहता हुआ जल और एक है रुका हुआ जल। जब आप इन दो बातों को समझते हैं तो जो बहता हुआ जल है, अगर आप इसके परिभाषा में देखें तो नदी और झरने को लेंगे, और रुके हुए पानी में आप किसके? तालाब और झील को लेंगे। तो बहते हुए पानी में कौन कौन होगा? देखिए, नदियां होंगी, नदियों के साथ
झरने होंगे, रुके हुए पानी में कौन होगा? तालाब होता, क्या होगा? तालाब होगा और झील होगी। यहीं से बात क्लियर हो जानी चाहिए। पूछता है कि नदियां या झरने किस पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हम जलीय पारितंत्र में ताजा फल जो जल पारितंत्र है उसे हम बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं होनी चाहिए। जब हम आगे बात करते हैं स्थलीय पारितंत्र के बारे में, टेरेस्ट्रियल के बारे में, तो यह भी जो है यह पारितंत्र 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। स्थलीय पारितंत्र में आप देखेंगे सबसे पहला जो है जिसे हम फॉरेस्ट या वन के नाम से जानते हैं। वन का जो पारितंत्र होगा वह स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आएगा। दूसरा मरुस्थल जिसे हम डिजर्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, घास का मैदान जिसे हम ग्रासलैंड, और एक चौथा और होता है जिसे हम क्या है? खेत का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? खेत का मैदान कहते हैं। तो यह जो स्थलीय पारितंत्र है यह 4 भागों में बटा होता है। अब यहां से अगर आप प्रश्न की बात करें तो जो ये खारे जल का ये वाला जो प्रश्न है आपका, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और ये पूछता है कि धरती का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो यहां से आप इस फैक्ट को याद रखेंगे कि महासागर वाला जो ऑप्शन है आप टिक करेंगे। किसमें? धरती का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, इस फैक्ट में भी आप इसी को टिक करेंगे। दूसरा सबसे स्थायी पारितंत्र भी इसी को माना जाता है। सबसे स्थायी यह जो है धरती का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है कौन सा? महासागर। और सबसे स्थायी पारितंत्र भी कौन सा है? महासागर के ऑप्शन में टिक करेंगे। अगर यहां बात करें खेत का मैदान, तो एक प्रश्न आपका यहां से बनता है कि यह जो है कृत्रिम पारितंत्र, यह कैसा परितंत्र है? यह कृत्रिम परितंत्र है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया परितंत्र है और यह एक अस्थायी परितंत्र होता है। कैसा? अस्थायी परितंत्र होता है। तो ये फैक्ट को आप तुरंत जो है चार्ट इसी तरह बना लेंगे। हम बात करते हैं अगले टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे जो अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। इसको भी हम बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और जब आप प्रश्नों को देखेंगे, यानी इसके बाद जब हम प्रश्न की श्रृंखला करवाएंगे, प्रश्न हल कराएंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपको पता चलेगा कि इन चार्ट से ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक तो कौन कौन से हैं। हमने बताया कि जीवी और अजीवी घटक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जैसा हमने बताया कि जैविक और अजैविक घटक के बीच संबंध और पर्यावरण से उनके क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसी तरीके से इस घटक में क्या है? जीविक भी होंगे और अजीवी भी होंगे। अगर जीवी घटक हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होंगी हम लोगों को पढ़ना है। उत्पादक के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, उपभोक्ता कंज्यूमर के बारे में और अपघटनकर्ता के बारे में। इसी तरीके से उपभोक्ता के अंतर्गत कितने उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च मांसाहारी। यहाँ पास आएंगे तो अजीवी घटक में आप देखेंगे कि भौतिक घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में कौन कौन सी चीजें हैं ये आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा, नमी। और अकार्बनिक में जल, तत्व, गैसें। कार्बनिक में आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और यूरिया, यह इसके अंतर्गत आता है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है आप एक बार समझ लीजिए। बाकी प्रश्न उत्तर जब आप देखेंगे तो वहां आपको अपने आप बातें क्लियर हो जाएंगी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो वर्ड टू वर्ड वैसा ही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा भौतिक घटक नहीं है। तो आपसे 3 ऑप्शन ये दे देगा, चौथा इसे दे देगा और पूछेगा कौन सा भौतिक घटक नहीं है, या फिर पूछेगा कि कौन सा कार्बनिक घटक के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर आपसे पूछेगा कि उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। इन सब बातों को आप जब क्वेश्चन पे देखेंगे तब बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी आपने पेपर देखा होगा पिछले साल का उठा करके देख लीजिए, 2-3 सालों का, क्या यहां से हम क्या उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके तुरंत हमें फीडबैक जरूर देंगे कि नहीं वीडियो हमें अच्छा लगा और हमारे सिलेबस के अनुसार ही चल रहा है। इस तरीके से चैनल पे आप लोग बने रहिए। जय हिंद।